ठीक है, नेचर में कितने टाइप के फोर्स होते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। बेटा नेचर में ना सिर्फ 4 टाइप के फोर्स हैं, फंडामेंटल फोर्स। और ये कौन से 4 टाइप के फोर्स हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, बस नेचर में सिर्फ 4 ही फोर्सेस हैं जिसको अपन फंडामेंटल फोर्सेस बोल रहे हैं। एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल वेल नोन, आपको पता ही है ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वेट या फिर दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है मास के कारण लगता है। फार्मूला भी आपको पता है इसका, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके लिए मैं सब्स्टिट्यूट यूज करूंगा Fg। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ना बहुत सारी वैरायटी आपको दिखाई देंगी। जैसे इसके जो एग्जांपल्स अगर अपन देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के, मैं इसको लिखूंगा Fe सब्स्क्रिप्ट से। जैसे फ्रिक्शन इसकी कैटेगरी में आ गया ना, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। फिर जो दो एटम को ज्वाइन कोवेलेंट बॉन्ड या फिर इनमें जो बॉन्ड बनते हैं उनमें जो फोर्स होते हैं वो सब इसी में आ गए है ना, कोहेसिव फोर्स एक्सेट्रा। तो फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन ऑन स्ट्रिंग, टेंशन ऑन स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग को टाइट कर दो उसमें टेंशन क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो ये और एक्सेट्रा यहाँ पे लिख दूं मैं। तो ये सब कौन से कैटेगरी में आएंगे? आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आएंगे। और फिर होता है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे Fn से। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स में लगने वाला, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस Fw से मैं डिनोट कर दूं, दैट इज वीक फोर्सेस, ठीक है। तो नेचर में ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्सेस, ठीक है। तो ये नेचर में इतने फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये लॉन्ग रेंज भी होते हैं, मतलब इनकी रेंज बहुत लार्ज डिस्टेंस तक भी चलती है। न्यूक्लियर फोर्स नेचर में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। लेकिन कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है ना, वैसा न्यूक्लियर फोर्स के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी इंटेंसिटी लिखूं तो न्यूक्लियर फोर्स इज मच ग्रेटर देन, stronger than electromagnetic force, which is stronger than weak force and which is stronger than gravitational force। मतलब नेचर में जो सबसे कमजोर फोर्स होता है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सबसे वीक फोर्स है। वीक फोर्सेस मतलब जैसे आपने रेडियो एक्टिविटी में सुना होगा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, उनमें जो पार्टिकल्स निकलते हैं उनमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं उनको वीक फोर्सेस बोला जाता है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में पाए जाने वाला सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। तो ये मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दिया किसके बारे में? फोर्सेस के बारे पे। तो आप लोग बेटा इस पेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर फिर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक फोर्स को अलग अलग क्यों लिखे? वीक फोर्सेस अलग है ना बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक फोर्सेस अलग है। वीक फोर्सेस कहाँ पे आता है? वीक फोर्सेस आता है जब अल्फा रेडियो एक्टिविटी। आप अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, रेडियो एक्टिविटी सुना है कि नहीं? रेडियम के बारे में सुना है कि नहीं सुना? हाँ सर सुना है। सुना है ना। तो यहाँ पे जो पार्टिकल एमिट होते हैं उनमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व होता है दैट इज वीक फोर्सेस, समझ गए? बस अभी इतना ध्यान रख, बाकी नहीं, तो वो अलग पार्ट है ना। न्यूक्लियर इंटरेक्शन में जो फोर्सेस होता है,
इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल, ऐसा लिख सकते हो आप, इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर पार्टिकल, ठीक है, बस अभी इतना ध्यान रख ले, तो ज्यादा नहीं। तो ये अलग टाइप का है ना, तो नेचर में ये सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, बाकी सब इसी की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी उसी कैटेगरी में आ गया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी उसी कैटेगरी में। देख, जो मैग्नेटिज्म का ओरिजिन है ना, वो भी किससे होता है, चार्ज से होता, मतलब मैग्नेटिज्म ऐसे नहीं आती, चार्ज से आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब चार्ज के बीच में जो फोर्स लगते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हो, फिर आगे भी आप बढ़ाते हो, है ना। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, मैं फटाफट आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। न्यूक्लियर और वीक फोर्सेस के बारे में अपन ज्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके बारे में कोई फार्मूला है नहीं। इन दो के लिए फार्मूला, तो वो दो का डिस्कशन में बता रहा हूँ। चलो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का, जल्दी से ले लो। हो गया सर? हो गया। अभी पेज नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आप लोग जानते हो ना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो मैं 1 बाय 1 ब्रीफ में इनके कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको आप डिनोट करोगे Fg से। और ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे एक पार्टिकल ये है, हाँ, और ये एक और दूसरा पार्टिकल आपने लिए, ये इस तरह से, ठीक है। जैसे मान लो एक सन हो गया, एक अर्थ हो गया, बट जरूरी नहीं कि सन और अर्थ ही लेना है, आप कुछ और भी ले सकते हो। इनके बीच में डिस्टेंस सेंटर से सेंटर तक का कुछ आपने लिया, ये सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो दोनों के सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, सपोज r के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये इस पे फोर्स लग रहा है, जिसको आप एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हो। सो दिस इज फोर्स ऑन, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, तो फोर्स ऑन 1/2 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2/1। तो दोनों पे एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। मतलब अगर आप फार्मूला देखोगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब F12 या फिर F21 इक्वल्स टू G m1। मान लो इस पार्टिकल का मास है m1, दूसरे वाले पार्टिकल या बॉडी का मास m2 है, तो m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ये फार्मूला है यहाँ पे। इस पे जो कैपिटल G है, कैपिटल G के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया दे दो। ग्रेविटेशनल, यस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज मीडियम इंडिपेंडेंट, मतलब मीडियम पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं है हर कहीं पे। मान लो ये दो ऑब्जेक्ट को आपने पानी के अंदर रख दिया, तब भी वहां पर यही फोर्स लगेगा। तो ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा पे नहीं जाऊंगा, बस ये यहाँ पे मैंने फार्मूला आपको बता दिया, ठीक है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया अभी? तो दोनों r² क्यों है? ये लॉ है ना बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक्चुअल में ये लॉ है, दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं इसको। न्यूटन ने दिया था ये लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन्स ने ये लॉ दिया, तो मेरा इसमें कोई रोल नहीं है कि क्यों है, तो मैं ये नहीं बताऊंगा, ये तो न्यूटन ने बताया भाई। समझ गया? सही भी है, उनने जो बताया उसके अकॉर्डिंग है। यस, ठीक है ना? ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से।
ये समझ गए कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला कैसे है? ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, बस आप ये फार्मूला ध्यान रखो कि किस तरह से ये। ठीक है, अगले पेज पे जा रहा है अपन, पेज नंबर 3 केजी पे। स्क्वायर है ना वहाँ पे? हाँ, केजी स्क्वायर है, सॉरी, केजी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज केजी स्क्वायर। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट, थर्ड पेज पे जा रहा है। दो चार्ज के बीच में कैसे फोर्स लगता है वो अपन देखेंगे। जल्दी से ले लो बेटा, हाँ, फटाफट लेते चलो। रिकॉर्डिंग कर रहा है। जल्दी से ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट। अब चार्ज पार्टिकल के सर बीच में कैसे फोर्स, हाँ बोल। सर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक क्यों? इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स को वो अट्रैक्ट कर रहा है तो। हाँ, लेकिन सबसे वीकेस्ट फोर्स है उसका कांस्टेंट, देख कितना छोटा सा कांस्टेंट है, 6.67 10 टू द पावर -11। ये आपको ज्यादा ऑब्जर्व कहाँ पे होगा, अगर बॉडी का मास बहुत ज्यादा है ना, तब ये आपको वैसा लगेगा। तो दो छोटी छोटी मैग्नेट ले ले, छोटी सी मैग्नेट होती है, मैग्नेट को पास में रखेगा ना तो वो फोर्स फील होगा तेरे को, अट्रैक्शन या रिपल्सन का, मैग्नेटिक वाला। लेकिन उतने ही बड़े ऑब्जेक्ट की तू दो लोहे की अलग अलग रॉड ले लेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगा तुझे क्या? नहीं। जैसे नहीं होगा ना। ये जैसे देख, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मान ले ये सिर्फ ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, यानी मैंने इनको पास में रखा है, तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रहा है क्या, पास में आने वाला या दूर जाने वाला? पास में आते हुए मैं इनको रोक पा रहा हूँ क्या? नहीं, फील नहीं हो रहा है। लेकिन इसी की जगह में ये मैग्नेट अगर होती, देन यू कैन फील दैट। मैग्नेट अगर होती और इतने पास में लाते तुम, तो वो रिपल्सन या अट्रैक्शन को तुम फील कर पाते। तो ये तो नेचुरली वैसे ही समझ में आ गया अपने को कि भाई ये किससे वीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, तो ये वीक है ही ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए कि नहीं? तो ये एप्रिसिएबल कब होता है, ये तुमको ऑब्जर्व कब होगा या फील कब कर पाओगे, जब बॉडी का मास बहुत ज्यादा होता है, मतलब 10 टू द पावर -11 को खत्म करना चाहिए, तब जाके फील होगा ये। ठीक है, अर्थ के साथ क्यों फील होता है? जैसे अगर मैं ये पेन को यहाँ पे छोड़ दूं तो अपने को फील हो रहा है कि ये नीचे कोई खींच रहा है इसको, ये फील हो रहा है अपने को नहीं हो रहा फील। पेन को अगर मैंने ऐसा रखा, तो पेन और अर्थ, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए फिर ये फील हो रहा अर्थ के साथ में। समझ गए कि नहीं? हेलो। तो सर वैसे ही अगर दो ऑब्जेक्ट रखे, जैसे आपने हाथ में अगर दो ऑब्जेक्ट रखे, वो एक दूसरे को खींच रहे पर वो नीचे भी तो खींचे जा रहे करके, वो अपन को हाँ, फील खींचे नहीं जा रहे हैं ना वो। ये वाला अपने, ये वाला फोर्स फील नहीं हो रहा यहाँ पे, लेकिन ये नीचे वाला फील हो रहा अर्थ के साथ में। इसको तो भी अर्थ कैंसिल खींच आउट रही है, नहीं इसको करता भी होगा? नहीं नहीं, वो कैंसिल आउट थोड़ी होगा ना। ये तो ये और अर्थ के बीच में अलग फोर्स हो गया, इसके और इसके बीच में अलग फोर्स हो गया, ये इन दोनों के बीच में आपस में अलग फोर्स हो गया। समझ गए कि नहीं? सभी बॉडी एक दूसरे को जैसे मैं देख एक और डायग्राम बना रहा हूँ अभी अगले पेज पे। ठीक है, एक और डायग्राम अपन बनाते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पहले तुम लोग ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? अभी मैं यस यस सर। यस ओके, सर। अभी जैसे अपन अर्थ के एग्जाम्पल से ही लेते हैं। मैं पेज नंबर 3 पे आता हूँ। अपन अर्थ का एग्जाम्पल अगर लेते हैं यहाँ पे, और अर्थ के एग्जाम्पल से मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। सपोज दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है और आप अर्थ सरफेस पे हो कहीं पे, एंड दिस इज द अर्थ। ठीक है, अर्थ का मास अगर मैं बोलूं ना, अर्थ का मास पता है कितना होता है? लगभग दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ये अर्थ है। अर्थ का मास बेटा लगभग होता 6 into है 10 to the power 24. यस 24 kg। अर्थ की Sir, रेडियस 6 into 10 to the power 24. ठीक है, लगभग लिखा ना मैंने, अपन वो 6 छोड़ दे रहे हैं अभी। 6400 किलोमीटर रेडियस इज दिस। ठीक है, और यहाँ पे फिर अगर आपने कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिए, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दूं, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट अर्थ के पास रख दिया मैंने, फिर एक और ऑब्जेक्ट रख दिया अर्थ के पास में, ये दो ऑब्जेक्ट और ले लिए अपन ने ऐसे, है ना, पास में ले लिए। ये एक ऑब्जेक्ट लिया और एक दूसरा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, अर्थ के पास में आपने लिया और एक और ऑब्जेक्ट आपने ये ले लिया। ठीक है ना, तो आपने ये दो ऑब्जेक्ट लिए बेटा अर्थ के पास में। तो सिचुएशन क्या हो रही, अर्थ जो है ना, अर्थ और इसके बीच में भी, माइक म्यूट रखो, अर्थ और इनके बीच में भी फोर्स लग रहा है और अर्थ और इसके बीच में भी फोर्स लग रहा है। हाँ,
सेंटर से सेंटर की तरफ, और इनके बीच में भी आपस में भी फोर्स लग रहा है, बट वो बहुत वीक है क्योंकि इनके मास बहुत कम है। जैसे अगर आप मास देखोगे तो मैं मान लो इसका मास कितना ले लूं, मैंने 10 kg ले लिया, और इसका मास अगर मान लो मैं कितना ले लूं 50 kg भी ले लूं, तो देखो इन दोनों के बीच में, जैसे अगर मैं इसको क्या ले लूं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले लूं, ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे कुछ और, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, और ये एक तो अर्थ है ही, तो ये सब आपस में एक दूसरे को खींचते, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, और अर्थ को भी ये अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अर्थ इस ऑब्जेक्ट की तरफ खींचते हुए नहीं दिखती, ये इसको भी अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, फिर इधर भी ये खींच रहा है, फिर इधर भी ये खींच रहा है, फिर ये आपस में भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। तो अगर मैं फोर्सेस की वैल्यू यहाँ पे लिखूं, तो दिस इज द फोर्स ऑन अर्थ वाई फर्स्ट, दिस इज द फोर्स ऑन अर्थ वाई सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया फोर्स ऑन सेकेंड वाई अर्थ, और फिर ये हो जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट वाई अर्थ, फिर ये हो गया फोर्स ऑन सेकेंड वाई फर्स्ट एंड फोर्स ऑन फर्स्ट वाई सेकेंड। तो इसमें आपको कौन सी वैल्यू ज्यादा दिखेगी, कौन कौन से फोर्सेस इक्वल दिख रहे हैं? F21 और F12 की वैल्यू बहुत कम है, जबकि F1E और FE1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप चाहो तो इसको न्यूमेरिकल डेटा लेके कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए अभी जो मैंने डिस्कस किया था पेन वाला एग्जांपल? हेलो, अभी समझ गए कि नहीं? हाँ हाँ, तो 1 kg का और 50 kg का एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं फील होगा तुमको, लेकिन अर्थ के साथ में वो फोर्स की वैल्यू बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत ज्यादा फोर्स आएगा वहां पे, है ना, ठीक है। अर्थ के साथ में ये बहुत ज्यादा फोर्स आएगा। अगर तुम देखोगे ना, ये कैलकुलेशन में बता दूं, सीधा सीधा आप कर सकते हो, F1E की वैल्यू लगभग आएगी, जिसको आप m1 इंटू जी बोल सकते हो, लगभग, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे ना मैंने बराबर नहीं लिखा, चलो बराबर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। मास है 10 kg और जी की वैल्यू अगर तुम 9.8 लेते हो, तो ये लगभग तुमको ऑब्जर्व होगा कितने का, 98 न्यूटन का। मतलब जो 10 kg का जो फील होता तुमको वैसा फील होगा, और जबकि F2E कितना फील होगा आपको, दैट इज 50 kg इंटू 9.8, मतलब हो जाएगा 40, 490 न्यूटन का दूसरा वाला, ठीक है। तो ये इतने फील होंगे, लेकिन अगर तुम आपस में देखोगे F12 और तो वो बहुत कम आएगा, आप उसको मेजर ही नहीं कर पाओगे वहां पे, बहुत ही नेग्लिजिबल। अगर ये डिस्टेंस कुछ ले लो आप, 100 मीटर का डिस्टेंस अगर ले लेते हो, तो आप देख लो कितना छोटा सा आएगा ये वैल्यू, है ना। सर उधर वैल्यू क्या डालेंगे? 6.5 कहाँ पे? अगर F1 और F2 का ये निकालना होगा तो? हाँ, तो फिर आपको बेटा वही लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, फिर ऊपर वाले पेज में जो किए थे अपन ने। अगर तुमको F12 और F21 का कैलकुलेशन चाहिए, तो यहाँ पे आप M1G और M2G से नहीं मेजर कर सकते, तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर वाला, फिर, है ना। तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना, 12, फिर M1 हो गया 10, M2 हो गया 50, और डिवाइडेड बाय तो 100 का स्क्वायर भी कर देगा, तो देख लीजिए वैल्यू बहुत कम आएगी। 10 टू द पावर माइनस में आंसर बचेगा इसका, बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा, है ना। तो ये बहुत कम है, फिर इसलिए तो अपन बोल रहे थे कि ये बहुत वीक फोर्स है। तो अभी क्लियर हो गया ग्रेविटेशन के बारे में कि नहीं? हेलो सर एक और, क्या चीज बोल? सर अगर अभी जैसे अपनी अर्थ घूम रही है, तो उसके वजह से अपन अभी अर्थ के सरफेस पे अगर रुक गई तो अपन अंदर चले जाएंगे। घूम रही है तो अर्थ के सरफेस पे, ये कैसे हो गया? ऐसा थोड़ी है। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एयर में है ना अभी अपन, हाँ, एयर में है ना, क्योंकि नीचे पानी है, ऊपर में भी पानी है। ऊपर कहाँ एयर पानी में है रे? ऊपर में पानी नहीं है, ऊपर पानी नहीं है। अपन लोग इस तरह से है, मतलब कुछ पोर्शन में पानी है, अपन लोग ऐसे नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी दिखेंगे तुमको सरफेस पे, अगर तुम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो कुछ तुमको ऐसे दिखेंगे, ग्रेविटी के कारण हो रहा है, कुछ यहाँ पर वाले ऐसे दिखेंगे तुमको,
ठीक है, और यहाँ पर वाले तुमको ऐसे दिखेंगे, तो गिर क्यों नहीं रहे? मतलब सब अपने रिस्पेक्ट में कैसे सरफेस पे, अर्थ का जो शेप है वो ओवल है ना, मतलब स्फेरिकल मान ले तो अभी थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह से रह रहे हैं सभी लोग अर्थ पे, समझ गए कि नहीं? और ऊपर ही सरफेस पे क्या पानी भी है, और अपन लोग कहाँ पे रह रहे हैं? सरफेस पे, ग्राउंड पे अपन लोग रह रहे हैं, फिर उसके ऊपर एयर हो गई। ठीक है, अभी समझ गए? सर अर्थ के शेप को क्या बोलते हैं? ओवल ओवल ओवल, अंडा जैसा शेप है अर्थ का। सर डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा क्या? क्या सर डिस्टेंस चेंज होगा तो क्या बोलते हैं, मैं समझा नहीं। एलिप्टिकल। इलिप्टिकल तो वो पाथ होता है रे, इलिप्टिकल शेप थोड़ी अर्थ का ओवल, वो तो पाथ है, सन के चारों तरफ जिस पाथ में घूमती है ना अर्थ, वो इलिप्टिकल। ठीक, सर आपने कौन सा वीडियो डाले? यूट्यूब पे दिख ही नहीं रहा वो। बल्कि उसमें देखना रे, मैंने बेसिक फिजिक्स का भी वीडियो डाला हुआ है, और उसके वो बाद न्यूटन्स वाला का, न्यूटन वाला? हाँ हाँ हाँ, न्यूटन्स लॉ, बेसिक फिजिक्स। नहीं, कल का फिजिक्स का। हाँ, न्यूटन्स लॉ सेकंड वीडियो देख, बेसिक फिजिक्स सेकंड वीडियो, और एक बेसिक फिजिक्स फर्स्ट वीडियो, लगातार डाले होंगे तेरे फिजिक्स के। ठीक है सर। सर डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा क्या? हाँ, चेंज होगा ना बेटा, डिस्टेंस चेंज होगा तो ऑफकोर्स फोर्स भी चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ गए अभी? अब चार्ज के बीच में समझ लेते थोड़ा सा, और एक और आइडिया, ये तो है, ये तो पढ़ेंगे अपन ना, ग्रेविटेशन चैप्टर है अपने में भी, ध्यान रखो 11th क्लास में। अभी मैं सिर्फ आपका 9th-10th स्टैंडर्ड के बेसिस पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, या उस हिसाब से अपन देख रहे हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? देखो अपन लोग आपस में भी ना एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तुम्हारे आसपास में जितनी भी चीजें दिख रही है ना, वो सब एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डोमिनेटिंग कौन सा वाला है? अर्थ का फोर्स डोमिनेटिंग है, आपस वाला नहीं है, क्योंकि आपस में मास इतना ज्यादा नहीं है एप्रिशिएबल, जिसके कारण 6.6 10⁻⁻12 को क्या किया जा सके, कंपनसेट किया जा सके। -12 है, -11 है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी लिखे थे? -11, सॉरी। ठीक है, ये ठीक कर देता हूँ, -11। अभी समझ गए कि नहीं? समझ गए इतना? कोई डाउट अभी यहाँ तक? अगले पेज पे यस सर। अभी चार्ज Yes, के sir. बारे में देख लो, अभी चार्ज के बारे में, पेज नंबर 4, अभी चार्ज के बारे पे देख लो थोड़ा सा। ठीक है, चार्ज के बारे पे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट पे जो फोर्सेस हैं, उसके लिए फार्मूला अपने पास डायरेक्ट पता है। इट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का टाइप है ना? तो सबसे पहले देख लो चार्ज कितने टाइप के होते हैं। चार्ज के लिए सिंबल स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से अपन डिनोट करेंगे, एंड चार्ज आर टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? सॉरी, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना? अभी तो दो टाइप के चार्ज हैं, और फिर यहाँ पे मैं जैसे लिख दूं, ध्यान देना। अभी जैसे मान लो एक प्लस चार्ज है और एक और प्लस है, तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। फिर एक प्लस है, एक माइनस है, तो इस पे होगा अट्रैक्शन, और माइनस माइनस है तो क्या होगा? इनमें रिपल्सन होगा वापस से। ठीक है, तो लाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अपन एक लाइन ज्वाइनिंग बना दें, जैसे ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, चार्जेस में लिख दूं यहाँ पे, चार्जेस के बारे में मान लो ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, और अब अपन फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे बना देते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से क्या करेंगे? रिपेल। यहाँ पे क्या करेंगे? अट्रैक्ट। इस पे थर्ड वाले केस में भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। समझ गए ना? समझ गए ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो मैंने बनाया है? सो दिस इज फोर्स ऑन 1/2, दिस इज फोर्स ऑन 2/1,
this is force on 1/2, this is force Yeah, sir. 2/1, this is force on 1/2, this is force on 2/1. ठीक है, ये डायरेक्शन समझ गया बेटा आप लोग। तो ये पहले वाला क्या है यहाँ पे, देयर इज अ रिपल्सन, देयर इज अ रिपल्सन। और सेकंड वाले में क्या होगा, ठीक है, ये समझ गए अभी इतना कि नहीं? थर्ड वाले में भी रिपल्सन। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? कोई डाउट है इनमें? मान लो डिस्टेंस आर आर ले रहे हैं अपन, हाँ आर आर डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, जबकि ये कैसा है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप फोर्स का फार्मूला लिखोगे एफ ई मतलब F12 या F21, तो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बेटा। और K की वैल्यू एयर पे और एसआई सिस्टम पे होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्योंकि चार्ज को मेजर करने की जो एसआई यूनिट होती है, चार्ज को मेजर करने की एसआई यूनिट इज कूलाम। आपने सुना है कि नहीं सुना कूलाम? सुना ना कूलाम, चार्ज को मेजर करने की यूनिट कूलाम। अब हाँ, अभी दोनों में फर्क देख लो आप। K की वैल्यू एयर पे मतलब K की वैल्यू मीडियम पे कुछ और होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना लिखा। ग्रेविटेशनल फोर्स में जो कांस्टेंट आता है G और ये K जो कांस्टेंट आया है, दोनों में फर्क देख लो अपने ना, दोनों में फर्क देख लो। यहाँ पे जो कांस्टेंट है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। आप जबकि G की वैल्यू के बारे में अगर देखोगे तो G की वैल्यू कितनी होती है आपकी, दैट इज 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जबकि यहाँ पे कांस्टेंट देखो, ये 9 × 10⁻9 है और ये कितना है 10⁻11। अब समझ गए होगे कि क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट आए हैं ना, ये कांस्टेंट ही उनके स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस के बारे में बता देते हैं। अभी समझा कि नहीं समझा? यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर तुम देखोगे तो ये रहता है, और यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो कांस्टेंट आया इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, उस कांस्टेंट की वैल्यू आप देखो यहाँ। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो सर। हाँ, तो क्यों ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है? ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे दो चार्ज ले लूं, कोई भी दो चार्ज, सपोज ये 10 कूलाम है और ये 15 कूलाम है, और इनके बीच में डिस्टेंस सपोज 2 मीटर है, तो हाउ विल यू कैलकुलेट दैट फोर्स K Q1 Q2? तो K की वैल्यू लिख दोगे 9 × 10⁻9, फिर Q1 हो गया 10 और Q2 हो गया 15 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका न्यूटन में। सॉल्व कर दोगे, ठीक है, सॉल्व कर देना तो ये आंसर देखो आपको कितना बड़ा आंसर मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये इनके कांस्टेंट से समझ में आ रहा है। समझ गए? कोई डाउट? अभी फार्मूले में सिमिलैरिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के फार्मूले में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फार्मूले में और ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले में सिमिलैरिटी है दोनों में, ठीक है। दोनों में 1/r² आ रहा है, दोनों में प्रोडक्ट, वहां पे प्रोडक्ट ऑफ मास है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, एक यहाँ पे अलग कांस्टेंट है। हाँ बोलो ऋषि, अभी कुछ क्वेश्चन है इसमें? कुछ क्वेश्चन है? हेलो ऋषि, हेलो, क्वेश्चन है क्या बेटा कोई? हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। वो गलती से हो गया था। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ले लिए? ले लिए क्या? हेलो, हाँ थर्ड पेज का भी ले लो। हाँ दिखा रहा हूँ, थर्ड पेज, ये लो, थर्ड पेज का भी ले लो।
सर ले लिए सर। वैल्यू डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होंगी ना? क्या? के की वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग होंगी ना? हाँ, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अलग होगी, इसको कूलाम फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो लॉ लिखा हो ना मैंने, ये कूलाम्स लॉ है बेसिकली। ये जो लॉ लिखा गया है यहाँ पे, जैसे वहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, इसको कूलाम्स लॉ बोलते हैं, कूलाम्स लॉ, ये भी लॉ है, ठीक है। तो के की वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों शो करता है, समझ सर। गए? हाँ बोलो। सर रिपल्सन में मतलब फॉर्मूला चेंज होता है क्या? नहीं ना बेटा, रिपल्सन अट्रैक्शन मैंने यहाँ पे उसको देख के थोड़ी बनाया, Q1 Q2 मतलब ये तीनों केस के लिए फार्मूला है, तो फार्मूला चेंज अच्छा। नहीं होता अट्रैक्शन रिपल्सन का, वही रहेगा, ठीक है। समझ गए अभी? ठीक। यस सर। ओके, क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट अभी आप लोगों को? यस सर सर। नो न्यूमेरिकल नो का सर। सर न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है? हाँ, फाइनल आंसर साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। और तुम्हें ध्यान है बेसिक कैलकुलेशन क्लास में मैंने ये सब करवाता हूँ मैं इसी तरह से। अब तुम सोचो, जो मैंने बेसिक कैलकुलेशन Yes, sir. क्लास में 20 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, क्यों दिया रहा हूँ, है ना, इस तरह के। अभी समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे अपन फर्जी में काम नहीं कर रहे थे, वो वहां पे जो कैलकुलेशन दे रहा था मैं, वो इस तरह से दे रहा था कि आपको आगे भी काम पड़े, वो है ना, ठीक है। तो अगले पेज पे आ रहा हूँ मैं, पेज नंबर 5 पे। अब आप लोग समझ गए, तो ये दो बेसिक फोर्सेज हो गए आपके, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, पेज नंबर सर। 5 पे आ रहा हूँ। हाँ बोलो। सर इसमें चार्ज मतलब एक एटम इतना है या फिर कुछ और? नहीं 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 नहीं, ये चार्ज की जो बात कर रहे हैं ना अपन, पेज नंबर 5, रुक जा, अभी थोड़ा सा और बेसिक आइडिया देने दो तुमको। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समझते हो कि नहीं समझते? हाँ समझते हैं सर। समझते हो तो चलो थोड़ा सा एटम के बारे में भी देख लो, फिर यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ये मैं एक एटम बना दूं, ये एक एटम है, हाँ, मतलब एटम की जगह यहाँ पे एक न्यूक्लियस लिया मैंने, और न्यूक्लियस के बाहर फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये पूरा, बल्कि इससे भी ज्यादा बड़ा साइज आएगा इसका पूरा ओवरऑल एटम का, ठीक है। ये अंदर क्या बना दिया मैंने, एक न्यूक्लियस बना दिया बेटा अंदर, ठीक है। ये अंदर आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है ना। और न्यूक्लियस में कुछ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बना देता हूँ। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल पार्टिकल, ये येलो कलर से मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, न्यूट्रॉन बना दिया। और रेड कलर से मैंने ये क्या बना दिया, यहाँ पे प्रोटॉन्स बना दिया, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, और फिर इधर देखो, ये मेरे पास रेडीमेड डायग्राम भी है, लेकिन मैं बना के इसलिए बता रहा हूँ तुम लोगों को, ताकि आप लोग भी क्या कर पाओ, फिर इमेजिन कर पाओ इनको, ठीक है। तो ये फिर बाकी जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 3 6 4 6, ठीक है। देखो अभी ये फिर बाकी जो इलेक्ट्रॉन है, फिर ये पूरे एटम में सर्कुलेट होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, मतलब ये फिर इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऐसे, ठीक है। बाहर जरूरी नहीं कहीं कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, ये भी हमको नहीं पता अभी, बट अपन क्या मानते हैं कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है ना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपकी, ये ग्रीन कलर से मैंने किनको बना दिया, इलेक्ट्रॉन को बना दिया है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बेसिक समझ लो यहाँ पे इसका, ये अंदर क्या बना दिया अपन ने, दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं,
न्यूक्लियॉन्स मतलब अपन बोलते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यस, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज एक अपन ने एटम बनाया यहाँ पे, और ये क्या है फिर? इलेक्ट्रॉन है। तो ये पूरा ओवरऑल क्या बन गया यहाँ पे? आपका एटम बन गया इतना। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आइसोलेटेड एटम में, इन एन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते? सेम होते बेटा। ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूं यहाँ पे, तो प्रोटॉन में चार्ज होता प्लस, न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता माइनस। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन में माइनस। चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है ना, प्रोटॉन में प्लस चार्ज। तो ये जो शो किया अपन ने, दीज आर द प्रोटॉन, और ये येलो कलर के पेन से जिनको अपन ने शो किए हैं वो क्या है? न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन हो गए। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल हो गए आपके। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा और बेसिक आइडिया आप लोग देख लो। इनका मास क्या होता है, इनमें चार्ज क्या होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 टू द पावर -31 kg, और जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है ना। प्रोटॉन के लिए अगर देखोगे, ठीक है, प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन लगभग होता 1.67 10 टू द पावर -27 kg, मतलब इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन होता +1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बेटा चार्ज सेम होता है। तो ओवरऑल एटम न्यूट्रल हो गया, जितने प्लस चार्ज है उतने ही माइनस चार्ज है उस पे। जबकि अगर अपन न्यूट्रॉन की बात करें यहाँ पे, ठीक है, न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675, प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है ये, 10 टू द पावर -27। ठीक है, प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है ना। सर कौन चिल्ला रहा है? 10 टू द पावर -27। सर कौन चिल्ला रहा है? आवाज आ रही है बहुत। बहुत आवाज आ रही है। अरे बहुत सारे बच्चों के माइक अनम्यूट है। ठीक है, अभी भी आ रही है आवाज क्या? और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना। एक मिनट, अभिषेक तो ये समझ गए, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल। अब देखो जो फोर्सेस लगते हैं ना न्यूक्लियॉन्स के अंदर, मतलब न्यूक्लियस में जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स है। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू बंधा रहता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ कौन से फोर्स से अटैच रहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अटैच रहता है, और उसके कारण वो घूमता रहता है। जैसे इसको आप बिल्कुल वैसे ही समझो, एटम को आप किसके जैसा समझ लो? सोलर सिस्टम के जैसा समझ लो। एटम को आप सोलर सिस्टम जैसा समझ लो, तो इलेक्ट्रॉन को क्या समझोगे? इलेक्ट्रॉन्स आर प्लैनेट्स। ठीक है, और न्यूक्लियस को क्या समझ लो बेटा? आप सन समझ लो। तो ये बिल्कुल वैसी ही कहानी हो गई, लेकिन यहाँ पे जैसे सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। हाँ, न्यूक्लियॉन्स के अंदर जो फोर्स होता है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स।
न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अभी समझ गए? कोई डाउट है इसमें बेसिक आइडिया पे? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? कोई डाउट है? हाँ, न्यूक्लियस का साइज कितना समझ गए? एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है ना, पानी की डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस लगभग होती है 10 to the power 17 kg पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी 10 to the power 3 है, न्यूक्लियस की डेंसिटी 10 to the power 17 kg पर मीटर क्यूब के आसपास होती है। सोचो कितना ज्यादा डेंस होता है न्यूक्लियस। पानी 10 to the power 3, मरकरी 13.6 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब, लेकिन न्यूक्लियस की डेंसिटी 10 to the power 17। ठीक है, और न्यूक्लियस का जो साइज है, आप मान लो एक सर्कल बना लो कॉपी पे और एक डॉट लगा दो बीच में, तो जो डॉट रहेगा वो न्यूक्लियस रहेगा और बाकी जो सर्कल आपने बनाया है ना वो पूरा एटम रहेगा। तो एटम में देखो बहुत सारा स्पेस खाली आपको दिखता है। ठीक है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, बहुत पास में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो एटम है ओवरऑल जो पूरा एन सर्किल की है, जहां तक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है पूरे उस एन सर्कल में, तो वो स्पेस बहुत ज्यादा कैसा रहता है? खाली रहता है। समझ गए अभी कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं होते, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वहां पे? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते, चलते रहते, वो रेस्ट पे नहीं है। जैसे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है वो भी चल रहे हैं, तो वैसे ही वो भी चल रहे हैं। अभी समझ गए कि नहीं आप? कंपेरेटिव स्टडी। हाँ बोलो। फिर ये दूसरे चार्ज को कैसे खींचते हैं? दूसरे चार्ज मतलब? अभी मतलब दो चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे ना, ये तो एक चार्ज पार्टिकल हो गया। ये एक नहीं है बेटा, ये एक एटम है, ये एक एटम है। अपन मतलब जैसे ये पेन, एक मिनट सुन, जैसे ये पेन की बात कर रही है, कितने एटम से मिलकर बना? बहुत सारे एटम से, है ना? तो जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो बॉडी के चार्ज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रोटॉन होते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं? थोड़ा सोच के बताओ। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। न्यूक्लियस से तुम प्रोटॉन को आसानी से निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन के बगैर हो ही नहीं सकता, है ना? आसानी से क्या निकलते? ये इलेक्ट्रॉन निकलते, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले गए। जैसे यहाँ पे देख, ये वाला जो मैंने एटम बनाया, इसमें 6, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, और अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो वो एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा प्लस चार्ज बचेंगे। और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो फिर उसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, तो जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ना, जैसे सोडियम एटम है, तो सोडियम आयन जब आप बनाते हो प्लस लिखते हो, इसका मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया। अभी समझ गए कि नहीं? सर ये वैलेंसी पे डिपेंड करता है। हाँ, वो सब बात की बात है, वो कहानी अलग है। मैं यहाँ पे चार्जिंग की बात कर रहा हूँ। तो अगर सोडियम एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसमें प्लस ई के बराबर चार्ज आ जाएगा। और जैसे क्लोरीन एटम की आप बात करते हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने ऐड कर दिया तो फिर आप क्या लिखते हो? इसको Cl माइनस आयन लिख देते हो, मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया। तो ये एक आयन बन गया जिसमें नेगेटिव चार्ज आप बोल दिए, और ये Na प्लस, मतलब इसमें कौन सा चार्ज बोल दिया आपने? पॉजिटिव चार्ज बोल दिए। ये ऐसे होता है, ठीक है ना? जैसे ये पेन की अगर अपन बात कर रहे थे, ये पेन क्या है? बहुत सारे एटम से मिलकर बना। किसी तरह से अपन इसको घिस दें, रब करें, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, तो ये पेन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे ये स्केल है ना, आप इसको सिर पे रगड़ो, बालों पे रगड़ो, और छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या कर दो? फैला दो, और फिर उसको स्केल को पास में लेके जाना, वो कागज के टुकड़े चिपकते ना। क्यों होता है ये इसी के कारण होता है। जब आप इसको बालों से रगड़ते हो ना, तो ये स्केल चार्ज हो जाती है, मतलब या तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल के अपने बालों पे चले जाएंगे, या बालों के इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, और जब कागज के टुकड़ों के पास में ले जाओगे तो ये चार्ज हो गया, और फिर वो उसको क्या कर लेते? खींच लेते, अट्रैक्ट कर लेते। अभी समझ गए कि नहीं?
हेलो, समझ गए कि नहीं? एक और एक्सपीरियंस किया होगा तुम, प्लास्टिक के चेयर में काफी देर तक बैठे रहो और अचानक जाके लोहे के ऑब्जेक्ट को टच करो, तुमको झटका लगेगा, कोई तुमको आके टच करेगा तो उसको शॉक लगता है, वो भी इसी के कारण होता है, चार्जिंग के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एटम मैंने बनाया, तो बॉडी के चार्जिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते? इलेक्ट्रॉन होते, प्रोटॉन नहीं होते। प्रोटॉन को निकालना इतना आसान नहीं है, न्यूक्लियस को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। समझ गए अभी कि है डाउट अभी कॉन्सेप्ट में कोई? तो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लग रहा है दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस भी एक दूसरे से अटैच है, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको मैंने एफ ही लिखा है वहां पे। समझ गए कि नहीं? Yes, और sir. आपको एटम को कैसे इमेजिन करना है? एटम को कैन बी इमेजिन एज, कैन भी लिखा हूं मैंने, मस्ट नहीं लिखा हूं, मतलब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वैसे ही होता है, थोड़ा अलग भी हो सकता है। एटम जो अर्ली थ्योरीज आई थी। हाँ सर, न्यूक्लियस की मतलब ज्यादा डेंसिटी क्यों होती है? न्यूक्लियस की डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है, उसका रीजन ये है कि भाई वो छोटे से पोर्शन में कंसंट्रेटेड है, बहुत हैवी पार्टिकल बहुत छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड है, इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा है। जैसे तुम वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात कर रहे हो ना, वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ये मॉलिक्यूल हो गया, आपके बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल दूर मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल है फिर वो उसमें दूर दूर लगे हुए हैं, तो इनकी डेंसिटी कम है। लेकिन H2O खुद किससे मिलकर बना? ये ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना ना, और एटम के अंदर फिर क्या है? न्यूक्लियस है, तो इसलिए इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डेंसिटी होती है। ठीक है, समझ गए अभी कि नहीं? यस सर। यस सर। अभी तू H2O मॉलिक्यूल बनाएगा तो एक एटम जैसे ये बनाए, इसके बगल में दूसरा एटम बनाएगा, उसके बगल में तीसरा एटम बनाएगा, तो फिर वो क्या बनेगा? तेरा मॉलिक्यूल बनेगा ऐसा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो ये जो भी जैसे तुमने पढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण या फिर एक एटम से दूसरे एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके कारण होते हैं, और वो उनका नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है। चाहे कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर, चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात कर, चाहे आयोनिक बॉन्ड की बात कर, उन सबका नेचर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उनका नेचर। ठीक है ना? क्लियर हो गया अभी कि डाउट है कुछ? ये मैंने पूरा बेसिक आइडिया दिया तुमको एटम के बारे पे, तो अगली क्लास में अपन बेटा वर्क के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए या डाउट है कोई किसी को भी? सर कल भी क्लास रहेंगे ना? नहीं, कल ऑफ रहेगा, अब अपन लोग मंडे को मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है सर।